बताया गया है। आज मैं लाइफलाइक नामक एक विज्ञान फाई थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत एक विवाहित जोड़े सोफी और जेम्स से होती है, जो एक दूसरे के साथ खुश दिखते हैं। वर्तमान में वे अपने न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में एक पुराना सोफा ले जा रहे हैं। सोफी सोफे का नवीनीकरण और उपयोग करना चाहती है, लेकिन जेम्स इस विचार के लिए उत्सुक नहीं है। यह पता चलता है कि भले ही उसका पति एक अमीर परिवार से आता है, लेकिन सोफी एक साधारण जीवन शैली जीना पसंद करती है। सोफा हटाने का काम पूरा करने के बाद दंपत्ति अपने कमरे में मौज मस्ती करने लगते हैं। हालांकि उनका यह मजाक तब खत्म हो जाता है जब जेम्स को एक फोन कॉल आती है। उसे यह जानकर बहुत दुख होता है कि उसके पिता का निधन हो गया है। उसे यह भी पता चलता है कि इकलौते बेटे के तौर पर उसे अपने पिता का पूरा कारोबार और संपत्ति विरासत में मिली है। अगले दृश्य में हम दंपत्ति को शहर से दूर एक उपनगरीय हवेली में स्थानांतरित होते हुए देखते हैं। सोफी इन बदलावों से खुश नहीं है, लेकिन वह अपने पति का साथ देने के लिए खुद को डालने को तैयार है। अगली सुबह जेम्स अपने पिता की कंपनी के सीईओ के रूप में अपने पहले दिन के लिए तैयार हो जाता है। सोफी उसे अपने साथ पूरा दिन बिताने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि वह अपने पहले दिन पर बुरा प्रभाव नहीं डालना चाहता। यह पूरी तरह से हास्यास्पद है कि सोफी इसे नहीं समझती। इसके बाद बेरोजगार सोफी बड़ी हवेली में इधर उधर भटकने लगती है और ऊब महसूस करती है। घर में बहुत से नौकर हैं, इसलिए उसे काम करने या किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाद में एक हाउसकीपर उसके कमरे में आता है और पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए। सोफी को किसी पर हुक्म चलाना असहज लगता है और वह उससे छुट्टी लेने का अनुरोध करती है। वह बताती है कि जेम्स के विपरीत वह एक साधारण परिवार से है और अपने काम खुद करना पसंद करती है। जब जेम्स घर लौटता है तो सोफी उसे बताती है कि उसने सभी हाउसकीपर को निकाल दिया है। वह परेशान हो जाता है क्योंकि वे लंबे समय से परिवार के साथ हैं और यह उनकी आय का एकमात्र स्रोत था। हालांकि वह बताती है कि उसने उन्हें 2 साल का वेतन दिया है और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। जेम्स अभी भी इतनी बड़ी हवेली के प्रबंधन को लेकर चिंतित है, लेकिन वह सब कुछ संभालने का वादा करती है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि सोफी पर भूत का साया है, एक बहुत ही बेवकूफ भूत। अगली सुबह काम पर हम जेम्स को सीईओ के रूप में अपनी नई भूमिका के साथ संघर्ष करते हुए देखते हैं। हम मीटिंग के दौरान नए विचार पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सहकर्मी उससे सहमत नहीं दिखते। तभी उसे सोफी का फोन आता है जो कहती है कि वह लॉन मूवर चालू नहीं कर पा रही है। जेम्स शाम को आकर फोन काटने से पहले उसकी मदद करने का वादा करता है। जब वह घर लौटता है तो वह लॉन मूवर चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन संघर्ष करता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। वह निराश है कि अब उसे अपनी पत्नी द्वारा घर के नौकरों को नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद काम संभालना पड़ रहा है। अगली सुबह सोफी दावा करती है कि वे अपार्टमेंट में ज्यादा खुश थे, जिससे जेम्स को काफी गुस्सा आता है। वह बताती है कि उसे इतनी बड़ी हवेली में रहने की आदत नहीं है और नौकरों को रखना उसे असहज लगता है क्योंकि उसे लोगों को आदेश देना पसंद नहीं है। दोपहर में जेम्स अपने सहायक को इस मुश्किल स्थिति के बारे में बताता है। सहायक उसे यह कहकर आश्वस्त करता है कि पैसे से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। फिर वह जेम्स को रोबोट हाउसकीपर बेचने वाली एक कंपनी के बारे में बताता है। अगले दृश्य में युगल एक तकनीकी कंपनी में पहुंचता है और जूलियन नामक सीईओ से मिलता है। वह उन्हें कई रोबोट दिखाता है जो बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं। जेम्स अपनी पत्नी से उनमें से एक को चुनने के लिए कहता है और जूलियन जेसिका नामक एक महिला रोबोट का सुझाव देता है। हालांकि सोफी को चिंता है कि उनके घर में इतनी खूबसूरत महिला होने से वह असुरक्षित महसूस कर सकती है, इसलिए वह इसके बजाय एक पुरुष रोबोट को काम पर रखने का फैसला करती है, जिसमें 9 इंच का पुरुष रोबोट उपांग होता है कि वह गलत फैसले लेना जारी रख सकती है। जूलियन फिर उन्हें हेनरी नामक एक पुरुष रोबोट से मिलवाता है। अपनी आज्ञाकारिता साबित करने के लिए जूलियन उसे जेम्स के जूते चाटने का आदेश देता है, जिसे हेनरी बिना किसी हिचकिचाहट के करता है। इसके बाद वे हेनरी को हवेली में ले आते हैं और जूलियन एक डॉकिंग स्टेशन स्थापित करता है जहां उसे चार्ज किया जा सकता है। रोबोट फिर घर के आसपास काम करना शुरू कर देता है और बहुत कुशल साबित होता है, लेकिन सोफी अभी भी उसे इंसान ही समझती है और उसे आदेश देने में असहज महसूस करती है। अगले कुछ दिनों में हेनरी घर के कामों को संभालने में माहिर हो जाता है। एक दोपहर वह गलती से सोफी के बेडरूम में घुस जाता है जब वह कपड़े उतारना शुरू कर रही होती है। इससे वह बहुत असहज और चिंतित महसूस करती है। बाद में वह अपने पति को बताती है कि कैसे हेनरी उसके शरीर को घूर रहा था, लेकिन वह उसकी चिंताओं को यह कहते हुए खारिज कर देता है कि वह सिर्फ एक रोबोट है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जेम्स हेनरी को रैकेट बॉल खेलने के लिए ले जाता है। पूरे खेल के दौरान रोबोट उसे हराना जारी रखता है, लेकिन जेम्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बजाय वह कंपनी का आनंद लेता है और खूब मौज मस्ती करता है। वह अपने पिता की मौत पर अपने दुख के बारे में भी खुलकर बात करता है। यह सुनकर हेनरी अपनी संवेदना व्यक्त करता है, अपने इंसानी व्यक्तित्व का प्रदर्शन करता है। अगले दिन जब सोफी को पता चलता है कि उसके पति के सहकर्मी घर पर आ रहे हैं, तो वह सफाई करने लगती है। हेनरी उसके कामों में मदद करता है और उसका तनाव कम करने के लिए कुछ चुटकुले भी सुनाता है। इससे आखिरकार उसका भरोसा जीत जाता है और वह उसे चार्ल्स डिकेंस का उपन्यास उपहार में देती है। बाद में जब वे कुछ देर के लिए ब्रेक लेते हैं तो सोफी उसे शराब ऑफर करती है। क्या तुम मजाक कर रही हो सोफी? और वह बिना किसी हिचकिचाहट के शराब पीना शुरू कर देता है। वह सोचती है कि उसके साथ क्या होता है और हेनरी बताता है कि जब वह अपने डॉकिंग स्टेशन पर होता है तो सब कुछ अपने आप रीसेट हो जाता है। जब जेम्स के सहकर्मी घर आते हैं तो वे रोबोट को देखकर प्रभावित होते हैं कि वह कितना इंसान जैसा दिखता है। हेनरी चार्ल्स डिकेंस को भी उद्धृत करता है, जो उन्हें और भी हैरान कर देता है। रोबोट के पास इंटरनेट तक पहुंच होना सचमुच सबसे कम प्रभावशाली चीज है जो वह कर सकता था।
सोफी फिर मेहमानों को बताती है कि वह कभी कभी भूल जाती है कि वह एक रोबोट है, लेकिन जेम्स इस टिप्पणी से खुश नहीं होता। एक रात सोफी अपनी नींद से जाग जाती है। अलविदा, उसके घर के बाहर कुछ असामान्य आवाजें आ रही हैं। वह जांच करने जाती है और हेनरी को नग्न अवस्था में जमीन पर लेटा हुआ पाती है। वह उसे जगाती है, लेकिन रोबोट को यह याद नहीं रहता कि वह वहां कैसे पहुंचा। वह बस ये दावा करता है कि उसने एक सपना देखा था जिसमें वह एक इंसान था। जैसे ही वे घर वापस जाते हैं, जेम्स वहां आता है और उन्हें साथ देखकर क्रोधित हो जाता है। सोफी बताती है कि उसने हेनरी को वहां लेटा हुआ पाया था। अगले दिन युगल जूलियन को बुलाता है और उसे बताता है कि पिछली रात क्या हुआ था। वह तुरंत रोबोट की जांच करता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह सिर्फ एक छोटी सी गड़बड़ी है। सोफी ने बताया कि हेनरी सपना देख रहा था, लेकिन जूलियन ने कहा कि यह असंभव है। फिर वह दंपति को सावधान रहने और हेनरी को भावनाओं को विकसित होने से रोकने की चेतावनी देता है, क्योंकि इससे वह एक इंसान की तरह व्यवहार कर सकता है। जूलियन के जाने के बाद जेम्स हेनरी की स्थिति के लिए अपनी पत्नी को दोषी ठहराना शुरू कर देता है। वह इस बात पर जोर देता है कि कैसे वह उसे पढ़ने के लिए किताबें देती है और उसके साथ एक इंसान की तरह व्यवहार करती है। सोफी उसे याद दिलाते हुए जवाब देती है कि वह भी उसके साथ रैकेटबॉल खेलकर ऐसा ही करता है। बाद में जब हेनरी सोफी की मालिश कर रहा होता है तो वह अजीब तरह से उसकी पीठ के ऊपरी हिस्से और फिर उसके होठों को चूमना शुरू कर देता है, लेकिन यह एक बुरा सपना बन जाता है, एक गीला बुरा सपना, क्योंकि वह अचानक अपने पति के बगल में जाग जाती है। दोपहर में सोफी जानबूझकर अपने बेडरूम का दरवाजा खोलती है और पहले के सपने के बारे में सोचकर खुद को खुश करना शुरू कर देती है। खत्म करने के बाद वह अपने कमरे के बाहर हेनरी को देखती है और सोचती है कि क्या वह उसे देख रहा था। वह यह पूछकर जवाब देता है कि अगर वह उसे देख रहा होता तो क्या उसे खुशी होती। कुछ दिनों बाद जब जेम्स ने देखा कि सोफी और हेनरी पूल के पास एक साथ हंस रहे हैं तो उसे जलन होने लगती है। वह जूलियन के पास लौटता है और चिंता व्यक्त करता है कि रोबोट उसकी पत्नी पर आगे बढ़ रहा है, जिससे उनकी शादी बर्बाद हो सकती है। जूलियन समझाता है कि हेनरी को प्यार करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है, बल्कि उसे केवल अपने मालिकों को संतुष्ट रखना है। वह सुझाव देता है कि असली समस्या जेम्स और उसकी पत्नी के बीच है और उन्हें इसे खुद ही सुलझाना चाहिए। जब जेम्स घर लौटता है तो वह हेनरी को अपनी पत्नी के साथ छेड़खानी और किताबें पढ़ना बंद करने का निर्देश देता है। रोबोट सहमत होता है, लेकिन कहता है कि उसके दोनों मालिकों को सर्वसम्मति से सहमत होना चाहिए। यह सुनकर जेम्स क्रोधित हो जाता है और उसे अपने डॉकिंग स्टेशन पर वापस जाने का आदेश देता है। फिर वह सोफी से भिड़ जाता है और उसे हेनरी के साथ पढ़ना बंद करने के लिए कहता है, लेकिन इससे वह और अधिक क्रोधित हो जाती है और वे बच्चों की तरह बहस करने लगते हैं। अंत में वह घर छोड़ने और कुछ दिनों के लिए अपने पुराने अपार्टमेंट में रहने का फैसला करती है और आप निश्चित रूप से ये जान सकते हैं कि उसने एक दिन रोबोकॉप को पता दिया था। जेम्स बाथरूम में है जब वह देखता है कि उसका रेजर गायब है। वह हेनरी को बुलाता है और उसे एक नया रेजर लाने का निर्देश देता है। इसके तुरंत बाद रोबोट नग्न अवस्था में कमरे में प्रवेश करता है, जो जेम्स को आश्चर्यचकित करता है। वह पूछता है कि वह क्या कर रहा है और हेनरी जवाब देता है कि वह बस अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। फिर वह जेम्स की दाढ़ी बनाना शुरू करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे चूम लेता है। जेम्स शुरू में हिचकिचाता है, लेकिन जल्द ही वह उसे चूम लेता है और दोनों अंतरंग हो जाते हैं। अगली सुबह जेम्स जागता है। वह अपने बिस्तर पर अकेला है। उसे यकीन नहीं है कि जो हुआ वह सच था या नहीं। वह देखता है कि हेनरी ने नाश्ता तैयार कर लिया है, लेकिन पिछली रात की घटनाओं पर चर्चा करने में हिचकिचाता है। बाद में कार्यालय में वह सोफी को अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करने के लिए बुलाता है और प्रस्ताव देता है कि वे एक साथ छुट्टी पर जाएं, लेकिन वह बहुत खुश नहीं लगती। उत्साही और सुझाव देता है कि वे इसके बजाय व्यक्तिगत रूप से इस पर चर्चा करें। कुछ समय बाद सोफी घर लौटती है और हेनरी से उसे मालिश करने के लिए कहती है। वह उसकी बात मानता है और उसके शरीर को रगड़ना शुरू कर देता है, लेकिन फिर वह अचानक उसे चूम लेता है। चौंककर वह पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर हेनरी जवाब देता है कि वह उसे खुश करना चाहता है। यह उसे परेशान करता है, इसलिए वह तुरंत उसे अपने डॉकिंग स्टेशन पर जाने का आदेश देती है। जब शाम को जेम्स घर लौटता है तो परेशान सोफी उसे सब कुछ बताती है जो हुआ था। जेम्स कहता है, तुमने उसे रोक दिया, मैंने उसे पूरा पैसा खर्च करने दिया। लेकिन इससे वह और भी क्रोधित हो जाता है और चिल्लाता है कि हेनरी ने वही किया जो वह चाहती थी। फिर वह उस पर रोबोट के व्यवहार को बढ़ावा देने और उसे एक इंसान की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाता है। उनके तर्क के बाद वह हेनरी से भिड़ जाता है और यह जानने की मांग करता है कि उसने सोफी को क्यों चूमा। रोबोट का दावा है कि उसने इसके लिए भीख मांगी थी, जिससे जेम्स और भी क्रोधित हो जाता है। वह उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है और उसे अपने डॉकिंग स्टेशन पर लौटने के लिए कहता है। हेनरी मान जाता है और लेट जाता है, लेकिन जेम्स गुस्से में चार्जर को डिस्कनेक्ट कर देता है और चला जाता है। अगली सुबह दंपति जूलियन को फोन करते हैं क्योंकि वे हेनरी को कंपनी में वापस करना चाहते हैं। जेम्स फिर काम पर चला जाता है जबकि सोफी तकनीशियनों के आने का इंतजार करती है। कुछ ही देर बाद हेनरी उसके पास आता है और बताता है कि उसका चार्जिंग स्टेशन डिस्कनेक्ट हो गया है। वह पूछता है कि क्या उन्हें अब उसकी जरूरत नहीं है, जिस पर सोफी बताती है कि उसका पति परेशान है क्योंकि उसने उसे चूमा था। हेनरी फिर जेम्स को पाखंडी कहता है क्योंकि वे उसकी अनुपस्थिति में भी अंतरंग हुए थे। ये सुनकर सोफी हताश हो जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पति इतना नीचे गिर जाएगा। जूलियन उसी समय यह देखने के लिए आता है कि समस्या क्या है, लेकिन सोफी उसे रोबोट को संभालने के लिए कहती है और जल्दी से चली जाती है। घर के अंदर हेनरी आईने में देखता है और अपनी चोट की जांच करता है। वह सोचता है कि यह इतना बुरा क्यों है। जूलियन फिर उसके पास आता है और उसे डॉकिंग स्टेशन पर लौटने का आदेश देता है। हालांकि हेनरी उसकी आज्ञाओं का पालन करने से इनकार कर देता है और उस पर झूठा होने का आरोप लगाता है। दूसरी तरफ सोफी प्रवेश करती है, जेम्स के कार्यालय में प्रवेश करती है और उससे उसकी धोखाधड़ी के बारे में सवाल करती है। वह स्वीकार करता है कि वह हेनरी से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह निर्दोष दिखाई देता था और जब भी वह उसके पास होती थी तो सोफी चमक उठती थी। इसलिए मेरे पास उसके अंदर अपनी गेंदें डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था प्रिय।
जेम्स का कहना है कि रोबोट ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और उसके साथ खेला। ये सुनकर सोफी का गुस्सा अपराध बोध में बदल जाता है और उसे एहसास होता है कि हेनरी के लिए उसकी भावनाएं सच्ची नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे से सुलह कर लेते हैं और प्यार से गले लग जाते हैं, लेकिन उनका रोमांटिक पल तब खत्म हो जाता है जब जेम्स हेनरी की कई मिस्ड कॉल देखता है। घर पहुंचने पर दंपत्ति हेनरी को पूरी तरह से नग्न अवस्था में पिछवाड़े में घूमते हुए पाता है। वह दुखी दिखाई देता है क्योंकि उसे पता है कि उसने अपने मालिकों को निराश किया है। दंपत्ति उसे सूचित करते हैं कि उसे मरम्मत के लिए कंपनी को लौटा दिया जाएगा और नए मालिक मिल जाएंगे। फिर जेम्स उसे अपने चार्जिंग स्टेशन पर लौटने का निर्देश देता है, लेकिन हेनरी अपनी बैटरी खत्म होने तक खेत में रहने की अनुमति मांगता है। हालांकि हिचकिचाहट के बावजूद दंपत्ति दया के कारण सहमत हो जाता है। अगले दृश्य में वे जूलियन को खोजने के लिए टेक कंपनी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहां FBI एजेंटों की भीड़ होती है। महिला रोबोट जेसिका बहुत परेशान दिखाई देती है और जोर देकर कहती है कि उसे अपने मालिक के पास वापस जाना है। हालांकि एक सामाजिक कार्यकर्ता उसे बताता है कि वह एक वास्तविक व्यक्ति है जिसका दिमाग इस बात पर धो दिया गया है कि वह एक रोबोट है। यह सुनकर जेम्स और सोफी चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि हेनरी भी एक इंसान है। फिर वे उसे और जूलियन को खोजने के लिए 2 FBI एजेंटों के साथ घर लौटते हैं। जब वे उसे खोज रहे होते हैं तो जूलियन कहीं से प्रकट होता है और FBI एजेंटों को गोली मार देता है। फिर वह बताता है कि उसने हेनरी को तब लिया था जब वह 3 साल का था, जब उसकी मां ने उसे प्रताड़ित किया और छोड़ दिया था। जूलियन ने उसे अपने बच्चे की तरह प्यार किया और उसे एक आदर्श इंसान बनाया। हालांकि अब वह परेशान है क्योंकि ये जोड़ा उसे वैसे ही छोड़ रहा है जैसे उसकी मां ने किया था। जूलियन फिर जोड़े को गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नग्न हेनरी समय रहते हस्तक्षेप करता है। वह जूलियन को अपनी बंदूक से बुरी तरह पीटता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जेम्स और सोफी दोनों अभी बहुत उत्तेजित हैं। इसके बाद हेनरी जमीन पर पड़ा एक चाकू उठाता है। वह उन्हें निराश करने के लिए शर्मिंदा महसूस करता है और दावा करता है कि उसके पास जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। दंपति उसे रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि वे उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। हेनरी खुद को पेट में चाकू घोंपकर आत्महत्या कर लेता है। अपने अंतिम क्षणों में वह कहता है कि वह शुरू से ही जानता था कि उसकी भावनाएं वास्तविक थीं। फिर वह इतनी परेशानी पैदा करने के लिए माफी मांगता है और मर जाता है। सोफी और जेम्स उसकी मौत से तबाह हो जाते हैं और वे एक दूसरे को पकड़कर रोते हैं। अंतिम दृश्य में 5 साल बीत चुके हैं और हम दंपति को अपने बेटे हेनरी के साथ पार्क में देखते हैं। जब लड़का अपने माता पिता से पूछता है कि उसका नाम कैसे पड़ा, तो सोफी उसे बताती है कि उसका नाम किसी बहुत खास व्यक्ति के नाम पर रखा गया था। वह कहती है कि यह एक लंबी कहानी है और उसे इसे सुनने के लिए बड़े होने तक इंतजार करना होगा। लेकिन संक्षेप में हेनरी ने आपके पिता को गर्भवती कर दिया। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।